नमस्कार साथियों, मैं निखिल खंडेलवाल स्वागत करता हूं आप सभी का एएसपी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज हम बात करने वाले हैं जेट के सिलेबस के बारे में। जो जेट 2025 होने वाला है उसके लिए क्या पाठ्यक्रम रहने वाला है उसके ऊपर आज हम करने वाले हैं चर्चा। तो वो जो जेट है ये अपने राजस्थान के अंदर जो एग्रीकल्चर के अंदर आप बीएससी करना चाहते हैं यानी कि यूजी करना चाहते हैं तो उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। और इस एंट्रेंस टेस्ट के जरिए आपको राजस्थान के अंदर जितने भी कृषि विश्वविद्यालय हैं या आप कह सकते हो कि महाविद्यालय हैं उनके अंदर आपको एडमिशन मिलता है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर कॉलेजेस के अंदर। अब देखिए इसका क्या पैटर्न रहता है, किस प्रकार का पेपर आता है, इसके ऊपर हम करने वाले हैं आज चर्चा। देखिए जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, हम बात करेंगे बोर्ड आउटलाइंस ऑफ सिलेबस फॉर जेट 2025 यानी कि जेट 2025 के लिए पाठ्यक्रम की व्यापक रूपरेखा के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। देखो थोड़ा सा मैं आपको यहीं पर क्लियर कर देता हूं। जो जेट का जो पेपर होता है दोस्तों, क्या पैटर्न है, क्या सिस्टम है, सब चीजों के ऊपर वन बाय वन बात। देखिए सबसे पहली चीज तो आपको पता होना चाहिए कि जो जेट का पेपर है ये पेपर कितने मार्क्स का होता है। ये होता है 480 मार्क्स। कितने मार्क्स का होता है भाई? 480 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है। और इस पेपर के अंदर आपके कुल मिला के 3 सब्जेक्टें आती है साहब। कुल मिला के आपको कितनी सब्जेक्ट चूज करनी है? 3। अपन स्पेशली बात करें तो एग्रीकल्चर पहली सब्जेक्ट होती है, दूसरी सब्जेक्ट आपके केमिस्ट्री होती है और तीसरी सब्जेक्ट बायो। यानी कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हो ए बी सी। सेकेंड आप बी इसको बायो कर लो और थर्ड जो सब्जेक्ट है उसको केमिस्ट्री, यानी कि ए बी सी करके अपने यहाँ पे क्या होने वाले सब्जेक्ट। वैसे सब्जेक्ट अपने आप फिजिक्स भी ले सकते हैं लेकिन मोस्ट ऑफ जो बच्चे लेते हैं वो ए बी सी लेते हैं। तो एबीसी के ऊपर ही हम आज बात करने वाले हैं। देखो एग्रीकल्चर के यहां पर आते हैं 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। बायोलॉजी के भी कितने क्वेश्चन आएंगे? 40 क्वेश्चन। और यहां पर बात करें केमिस्ट्री के भी कितने आते हैं? 40। एक क्वेश्चन यहां पर होता है 4 नंबर का। कितने कितने नंबर का होता है एक क्वेश्चन? 4। यानी कि यहां पर इस तरीके से एक सब्जेक्ट के नंबर होंगे आपके 160 160। यानी 160 नंबर की आपके एग्रीकल्चर आने वाली है, 160 नंबर की बायोलॉजी और 160 नंबर की केमिस्ट्री। इस तरीके से जो पेपर है वो कुल मिला के कितने नंबर का हुआ भाई? अपने 480 नंबर का। अब देखिए लेकिन यहां पर आगे हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। आप यहां पर सब्जेक्ट में आप फिजिक्स और मैथ भी ऐड कर सकते हैं लेकिन ज्यादातर जो बच्चे हैं वो इन तीनों सब्जेक्ट से जाते हैं, इसलिए अपन इन तीनों सब्जेक्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। मैंने आपको बताया कि प्रत्येक सब्जेक्ट के 40-40 मार्क्स होंगे। कितने कितने मार्क्स होंगे? 40-40। अब ये जो एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन होता है 4 नंबर का। कितने नंबर का होता है? 4। यानी कि 160 नंबर की एक सब्जेक्ट है हमारा। लेकिन यहां पर देखिए सबसे इंटरेस्टिंग चीज है कि जो बायोलॉजी के अंदर जो 40 क्वेश्चन आ रहे हैं, इस 40 के अंदर जो मार्क्स का डिवाइडेशन है वो इस प्रकार से है। कैसे है देखिए, चलो इन तीनों सब्जेक्टों की बात कर लेते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं एग्रीकल्चर। देखो एग्रीकल्चर के जो 40 क्वेश्चन आते हैं ना, उनमें से जो एग्रोनॉमी सब्जेक्ट है, सस्य विज्ञान जिसे कहते हैं, उसके आपके क्वेश्चन आएंगे 15। कितने क्वेश्चन आएंगे? 15। आपके जो हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट है जिसे अपन उद्यान विज्ञान कहते हैं, इसके आपके क्वेश्चन आने वाले हैं 15। और जो आपके एनिमल साइंस है, एनिमल हस्बेंड्री जिसे हम कहते हैं पशुपालन, इसके आने वाले हैं 10। इस तरीके से ये 40 क्वेश्चन को मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही बायोलॉजी के अंदर भी डिस्ट्रीब्यूशन है। जो अपने नॉर्मल बायोलॉजी चलती है, मेन जो बायो चलती है, उस बायो के तो अपने आते हैं 30 क्वेश्चन। जो नीट वाले बच्चे भी पढ़ते हैं, आप लोग पढ़ते हैं, उसके तो कितने आते हैं साहब? 30 क्वेश्चन आते हैं। लेकिन यहां पर ही 10 क्वेश्चन आते हैं अपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी के, एजी बायो के आते हैं। और ये कितने क्वेश्चन आते हैं साहब? 10। ऐसे ही यहां पर केमिस्ट्री के जो नॉर्मल केमिस्ट्री है उसके तो आएंगे साहब 30 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे? 30। और जो एजी केमिस्ट्री है यानी कि एग्रीकल्चर केमिस्ट्री है, इसके आएंगे 10। तो ये मार्क्स का क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपको ध्यान रखना है। तो एग्रीकल्चर के इनडायरेक्टली रूप से हम बात करें तो आपके वहां पर क्वेश्चन हो जाते हैं 60, क्योंकि 40 तो मेन आ ही रहे हैं एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर और एनिमल साइंस के। लेकिन 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर बायोलॉजी के और 10 क्वेश्चन एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, यानी 60 क्वेश्चन आ रहे हैं। और 60 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके 240 नंबर तो यही पर आ जाते हैं। 240 नंबर। अगर आप चाहें तो एग्रीकल्चर को आप स्ट्रॉन्ग करके 240 मार्क्स तो एक सब्जेक्ट से खींच सकते हैं। और ज्यादातर बच्चे
जिनका सिलेक्शन अच्छी यूनिवर्सिटीज में, अच्छी कॉलेजेस में होता है, वो सब एक ये जो एग्रीकल्चर है इसको अपना मेन बना लेते हैं, मेन सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो यही आपको करना है, हमें सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन का जो स्ट्रेटजी है वो सबसे बेस्ट ये है कि आप एग्रीकल्चर को घोट के पी जाओ, वहां क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए। ये 240 है तो 240 के 240 आपको लेने हैं, बाकी बचे 240 नंबर एग्रीकल्चर और बायोलॉजी के अंदर। अगर आप उनमें से 100 नंबर भी लेके आते हैं, सिर्फ 100, कितने लेके आ रहे हैं, बाकी की जो केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन बायो के, ये 60 क्वेश्चन इंटू आप 4 करोगे तो वही 240 आएगा भाई। कितने आएगा, 240। ठीक है, ये ध्यान रखना, बायो के और केमिस्ट्री के नंबर है। अब ये 240 में से अगर आप 100 भी लेके आ रहे हैं या 120 नंबर भी ला रहे हैं तो आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लेने से कोई नहीं रोक सकता। इस दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो आपको एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन लेने से रोके। इसलिए मैन फोकस एग्रीकल्चर पे रखिए। हाँ, आपकी अगर बायोलॉजी केमिस्ट्री अच्छी है तो बहुत अच्छी बात है, आप लाइए मार्क्स, टॉप करिए। लेकिन अगर आपकी अच्छी नहीं है तो भी आप यूनिवर्सिटी में जा सकते हैं। कैसे जा सकते हैं मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में, और सिलेबस के अंदर सबसे पहले एग्रीकल्चर की बारे में बात करेंगे। और एग्रीकल्चर में जो सबसे पहली यूनिट की बात करेंगे वो एग्रोनॉमी की है। साहब किसकी है, एग्रोनॉमी। स्पेशल बात करें जनरल एग्रीकल्चर, एग्रोनॉमी और सोइल साइंसेस के अंदर आ जाएगी। ये जो अपन बात करने वाले हैं इसमें एक तो आ जाएगी आपके जनरल एग्रीकल्चर, जनरल एग्रीकल्चर, और यहीं पर आपके एग्रोनॉमी यानी कि सस्य विज्ञान, और साथ में मैं बात करूं तो हल्का सा अपने पार्ट आएगा सोइल साइंस का। ठीक है, तो इसके ऊपर हम आज करने वाले हैं बात। देखिए, सबसे पहला टॉपिक आपके दिया हुआ है खाद्य उत्पादन और अर्थव्यवस्था एवं पोषण सुरक्षा में इसका महत्व, यानी कि जो खाद्य उत्पादन है उसका अर्थव्यवस्था में यानी जीडीपी में क्या महत्व है, ठीक है, या इकोनॉमी के अंदर क्या महत्व है, और पोषण सुरक्षा, न्यूट्रिशन जो अपन बात करें, सिक्योरिटी है, उसके अंदर क्या इसका महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है। ये आपका फर्स्ट टॉपिक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड आपके टॉपिक दिया हुआ है भारतीय कृषि का इतिहास, इंडियन जो एग्रीकल्चर है उसकी क्या हिस्ट्री है, कौन कौन सी उसकी शाखाएं हैं, उसकी कौन कौन सी ब्रांचेज है कृषि विज्ञान की, और कृषि विज्ञान का क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है, और उसके क्या कार्य क्षेत्र है, क्या उसका स्कोप है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके टॉपिक दिया हुआ है, तो ये आपको यहां से क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट आपके दिया हुआ है, देखो मेन जो टॉपिक है ना, मेन टॉपिक है आपके कौन सा, मौसम एवं जलवायु, यानी वेदर एंड क्लाइमेट। अब वेदर एंड क्लाइमेट के अंदर अलग अलग छोटे छोटे आपके टॉपिक दिए हुए हैं। जैसे अपन बात करें तो परिभाषा दी हुई है, कौन कौन सी इसकी क्या क्या डेफिनेशन हो सकती है कि, इसके अलावा तत्व दिए हैं, एलिमेंट्स दिए हैं, फसलों पर मौसम और जलवायु का क्या प्रभाव पड़ता है, मौसम संबंधित उपकरण, जितने भी उपकरण हैं, इंप्लीमेंट्स हैं, स्पेशली अपन बात करें तो इनका सामान्य परिचय आपको याद रखना है। जैसे कौन कौन से उपकरण हैं, तो वर्षा मापी यानी जो रेन गेज जो होता है, इसके बारे में, अधिकतम और न्यूनतम थर्मामीटर यानी कि आपको मैक्सिमम और मिनिमम जो थर्मामीटर है उसकी जानकारी रखनी है। इसके अलावा शुष्क व आर्द्र आर्द्रता मापी यानी कि ड्राई, और जो अपन बात करें तो वेट हाइग्रोमीटर जो होता है, आर्द्रता मापी जो होता है, इसके बारे में आपको पता रखना है। इसके अलावा मत बात करें तो जो विंड वेन है, ठीक है, और एनीमोमीटर जो है, इनके बारे में आपको जानकारी रखनी है। ये आपका एक छोटा सा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम है साहब कौन सा, मौसम और जलवायु यानी कि वेदर और क्लाइमेट। इसके बाद में आपके जो नेक्स्ट टॉपिक दिया हुआ है वो दिया हुआ है सब सिंचाई। कौन सा दिया हुआ है, सिंचाई। अब सिंचाई के अंदर आपको कौन कौन से मेथड पढ़ने हैं, कौन क्या क्या चीजें पढ़नी है। देखो, सबसे पहले तो आपको पढ़नी है सिंचाई की आवश्यकता। आपको पता होना चाहिए कि सिंचाई की जो आवश्यकता है यानी कि उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसके बारे में। सिंचाई का समय आपको पता होना चाहिए, यानी जितनी भी उसकी क्रिटिकल स्टेजेस हैं उनका आपको पता होना चाहिए। यानी इसके अलावा सिंचाई की मात्रा, सिंचाई के तरीके, कौन कौन से मेथड है सिंचाई के, कौन कौन सी विधियां हैं, कौन कौन से तरीके हैं, वो आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा परिशुद्धता और दबाव सिंचाई की अवधारणा, यानी कि जो प्रेसिशन और जो प्रेशर अपने इरिगेशन है उसकी अवधारणा आपको बतानी है। इसके अलावा मेजर, देखो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम, जो आपके बूंद बूंद जो सिंचाई है, ड्रिप जो सिस्टम है, ये आपको पता होना चाहिए। और इसके अलावा जो फव्वारा विधि है, स्प्रिंकलर मेथड, इन दोनों मेथड्स के द्वारा आपको सिंचाई की विधियां पता होनी चाहिए। तो ये आपका छोटा सा टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद अपन बात करें खरपतवार। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो कौन सा है साहब, खरपतवार यानी कि वीड के बारे में बताना है। अब वीड में आपको देखो उसकी परिभाषा, क्या डेफिनेशन है, क्या विशेषताएं हैं, यानी कि
कौन कौन से उसके विशेषताएं हैं, इसके अलावा उसका वर्गीकरण ध्यान रखना। खरपतवारों का जितने भी वर्गीकरण आपके सिलेबस में है, 12वीं की क्लास के अंदर किताब में दिए हुए हैं, सारे के सारे वर्गीकरण आपको आने चाहिए। इसके अलावा हानिकारक प्रभाव, यानी खरपतवार से कितना हानिकारक प्रभाव पड़ता है फसल के ऊपर, इसके अलावा उनका डिस्ट्रीब्यूशन, उसका मल्टीप्लीकेशन यानी उसका विस्तार, उनके गुणन के तरीके, खरपतवार नियंत्रण यानी कि खरपतवार को कैसे आप कंट्रोल कर लेंगे, उनके तरीके, और उसमें भी आपको जो यांत्रिक तरीके हैं, मैकेनिकल मेथड है यानी, और इसके अलावा रासायनिक यानी केमिकल मेथड है, और जैविक यानी कि बायोलॉजिकल जो मेथड है, ये आपको आने चाहिए। तो ये आपके खरपतवार का टॉपिक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से पढ़ना है। नेक्स्ट आपके टॉपिक दिया हुआ है शुष्क कृषि, यानी कि जो ड्राई फार्मिंग होती है, आप कह सकते हो एरिड एग्रीकल्चर या ड्राई एग्रीकल्चर या ड्राई लैंड एग्रीकल्चर। तो शुष्क कृषि के बारे में उसकी परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, उसका क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसके अलावा उसके सिद्धांत यानी उसके जितने भी प्रिंसिपल्स हैं शुष्क कृषि के, यानी किस तरीके से हम शुष्क कृषि कर सकते हैं, उनके बहुत सारे सिद्धांत हैं, वो सिद्धांत आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट जो टॉपिक है आपके फसल चक्र, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है साहब, फसल चक्र यानी क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन आपको पढ़ना है, क्रॉप रोटेशन की परिभाषा, डेफिनेशन, या इसके बाद महत्व यानी इंपॉर्टेंस, और उसके कौन कौन से सिद्धांत है, कौन कौन से क्रॉप रोटेशन के प्रिंसिपल्स हैं, ये भी आपको साथ में पढ़ते हुए चलना है। कोई दिक्कत यहां तक? चलिए अब देखिए हम आगे बात करेंगे। आगे हम बात करने वाले हैं, आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है मृदा, सोइल। देखो सोइल के अंदर आपको सोइल की परिभाषा यानी कि जो मृदा है उसकी डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा संरचना, सोइल की स्ट्रक्चर, सोइल का संगठन यानी कि सोइल का कंपोजिशन, सोइल किस प्रकार से मिलकर बनी है, मृदा जल, सोइल वाटर, मृदा वायु आपको पढ़नी है, सोइल एयर आपको पढ़नी है। इसके अलावा अपन बात करें तो जो सोइल के अंदर तापमान होता है, मृदा तापमान, मृदा सैरंध्रता यानी कि जो सोइल है उसके अंदर जो सैरंध्रता यानी कि पोर्स जो पाए जाते हैं, वो पोर्स आपको पढ़ने हैं, ठीक है, यानी कि पोरोसिटी पढ़नी है। इसे प्रभावित करने वाले कारक, जितने भी जो फैक्टर्स है जो इनको प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा लवणीय मृदा यानी कि जो सैलाइन सोइल है ये आपको पढ़नी है, अम्लीय मृदाएं आपको पढ़नी है यानी कि एसिडिक सोइल्स आपको पढ़नी है, साथ में आपको क्षारीय मृदा यानी कि जो एल्कलाइन सोइल है ये भी आपको पढ़नी है, और उनका किस प्रकार से प्रबंधन किया जा सकता है, किस प्रकार से मैनेजमेंट किया जा सकता है। और लास्ट टॉपिक सोइल के अंदर राजस्थान की मृदाएं, जो राजस्थान के अंदर जो सोइल है वो सारे के सारे, ये जो टॉपिक है ये आपके सोइल से रिलेटेड है, यानी कि पार्ट एग्रोनॉमी का है। यहां पर जब आप जेट की तैयारी करते हैं तो सोइल को एग्रो के अंदर ही पढ़ाया जाता है। चलिए नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट आपके देखो सोइल के अंदर ही नेक्स्ट टॉपिक है मृदा नमूनाकरण यानी सोइल सैंपलिंग। सोइल की किस प्रकार से सैंपलिंग लेते हैं, कौन कौन से इंप्लीमेंट है, कितना वजन होना चाहिए, सारी चीजें। इसके अलावा इसकी कौन कौन सी विधियां हैं, मृदा पीएच, मृदा का जो पीएच है, और इसके अलावा अपन बात करें तो कार्बनिक कार्बन, कार्बनिक कार्बन यानी कि ऑर्गेनिक जो कार्बन होता है ये आपको पढ़ना है, और इनका किस प्रकार से परिचय है। इसके अलावा पोषक और उर्वरक, नेक्स्ट टॉपिक आपके है कि न्यूट्रिएंट एंड फर्टिलाइजर वाला टॉपिक दिया हुआ है। तो इसमें आवश्यक पोषक, आवश्यक पौध पोषक तत्व, जितने भी के आवश्यक पोषक तत्व हैं, 17 कुल मिला के पोषक तत्व हैं, उन 17 को आपको डिटेल्स से पढ़ना है, उनका महत्व भी पढ़ना है, उनकी कमी के लक्षण भी आपको पढ़ने हैं, यानी कि क्या महत्व है, क्या कमी के लक्षण है, क्या कार्य है, सब कुछ आपको पढ़ना है। इसके अलावा उर्वरकों का महत्व, जो फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर का महत्व आपको पढ़ना है। इस और स्पेशली आपको जो फर्टिलाइजर पढ़ने वो कौन से पढ़ने हैं, एनपीके यानी कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास वाले जो फर्टिलाइजर है, उर्वरक है, इन उर्वरकों के बारे में आपको जानकारी लेनी है। इसके अलावा इनके उपयोग की विधियां, किस प्रकार से हम फर्टिलाइजर को उपयोग करेंगे, किस प्रकार से छिड़काव करेंगे या बुरकाव करेंगे, क्या, ठीक है, तो इनकी जितने भी विधियां हैं ये आपको तैयार करनी है। नेक्स्ट देखिए अपन बात करें तो नेक्स्ट आपके टॉपिक है सिंचाई, इरिगेशन। कौन सा टॉपिक है साहब, इरिगेशन। इरिगेशन के अंदर जो सिंचाई है, सिंचाई का क्या महत्व है यानी कि क्या इंपॉर्टेंस है, सिंचाई की कौन कौन से स्रोत है यानी कि क्या क्या सोर्सेज वहां पर अवेलेबल है सिंचाई करने में, क्या किस किस चीज का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा फसल की जल मांग, वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है, हर फसल की अलग अलग वाटर रिक्वायरमेंट आपसे पूछी जाती है। इसके अलावा जल निकास, वाटर ड्रेनेज के मेथड पढ़ने, वाटर ड्रेनेज की परिभाषा और इसकी क्या आवश्यकता है, क्या महत्व है,
और जल भराव यानी वाटर लॉजिंग के बारे में, यहां किसके बारे में बात हो रही है, वाटर लॉजिंग के बारे में, और जल संरक्षण की विधियां यानी वाटर जो कंजर्वेशन है उसकी कुछ मेथड्स के बारे में बात करने वाले हैं, और लास्ट में इरिगेशन की कुछ विधियां हैं जैसे कि कुएं द्वारा किया जाता है या जल पुनर्भरण और जल संचयन, ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये आपको क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं कृषि मशीनरी, यानी कि थोड़ा सा ये जो पार्ट है ये आपके इंजीनियरिंग से दिया हुआ है। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग जो है उससे दिया हुआ है, कृषि के अंदर कौन कौन सी मशीनरी है, क्या क्या उनके उपयोग है, तो ये पढ़ना है। जैसे कि मशीनरी की अपन बात करें तो स्पेशली जुताई की परिभाषा आपको पढ़नी है, क्योंकि जितनी भी मशीनरी है स्पेशली जो यूज की जाती है वो जुताई के समय यूज की जाती है, यानी टिलेज के समय यूज की जाती है। तो टिलेज की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए, टिलेज के कितने प्रकार है, जुताई के कितने प्रकार है। इसके अलावा देसी जो हल होता है इसके आपको पता रखना है। इसके अलावा हैरो, कल्टीवेटर, ये सब क्या है, ये सब क्या है, कृषि मशीनरी है, इनके बारे में जानकारी रखनी है। देशी जो हल है, हैरो है, कल्टीवेटर है, कंबाइन हार्वेस्टर, इसके अलावा सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल जो है, ठीक है। इसके अलावा प्लांटर, एमबी प्लो जिसको अपन मोल्ड बोल्ड प्लो भी कहते हैं, एमबी हल के नाम से जाना जाता है। इन सभी टॉपिकों को आपको साथ में क्लियर करना है। इसके बाद में जो नया टॉपिक है सब वो आता है बीज। कौन सा आता है, बीज, यानी कि सीड के बारे में आपको पढ़ना है, सीड की परिभाषा पढ़नी है, सीड के प्रकार आपको पढ़ने हैं, उसकी क्या गुणवत्ता है, क्या क्वालिटी है वो आपको पढ़नी है। बीज उत्पादन, सीड का उत्पादन कैसे किया जाता है, बीज उत्पादन अलग तरीके से किया जाता है, तो बीज उत्पादन की पूरा का पूरा प्रोसीजर आपको पता होना चाहिए। और साथ में आपको लास्ट पॉइंट है सुसुप्तावस्था, यानी कि बीज के अंदर जो प्रसुप्ति आती है, जो डोरमेंसी आती है, उस डोरमेंसी के बारे में आपको पढ़ना है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यहां पर थोड़ा सा जो पार्ट आता है वो आता है साहब जेनेटिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग का। अब देखो जेनेटिक्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग यानी कि जो आनुवंशिकी है उसका क्या महत्व है, तो स्वपरागण एवं पर परागण वाली फसलों के सुधार में आनुवंशिकी या आनुवंशिकता, ठीक है, और पौध प्रजनन की क्या भूमिका है। आनुवंशिकता की और जो पौध प्रजनन है उसकी स्वपरागण और पर परागण वाली जो फसल है उनके सुधार में, उसके इंप्रूवमेंट के अंदर सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन वाली जो फसलें हैं उनके इंप्रूवमेंट में क्या महत्व है, ये आपके टॉपिक दिया हुआ है। इसके बाद में फसलों में प्रजनन के तरीके, जो फसल है उसके अंदर प्रजनन के कौन कौन से तरीके हैं। इसके अलावा पुरय स्थापन यानी कि जो इंट्रोडक्शन होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन या पादप पुरय स्थापन, इसके बारे में जानकारी लेनी है। इसके अलावा चयन यानी कि जो सिलेक्शन के मेथड है, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन के जो मेथड है, और उत्परिवर्तन यानी कि जो म्यूटेशन है, ये टॉपिक आपके दिए हुए, इनको डिटेल्स से आपको पढ़ना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें तो कृषि अर्थशास्त्र, थोड़ा सा ये पार्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, ठीक है, इन सभी को एग्रोनॉमी वाली जो यूनिट है उसके अंदर डाला हुआ है। तो कृषि अर्थशास्त्र यानी कि कृषि में सहकारी प्रणाली, जो कृषि है उसमें जो सहकारी प्रणाली है उसके बारे में, कोऑपरेटिव जो सिस्टम है उसके बारे में पढ़ना है। फसल बीमा यानी कि क्रॉप इंश्योरेंस के बारे में, किसान क्रेडिट कार्ड, ये ध्यान रखना, किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको लेनी है। कृषि उत्पादों का विपणन, जो कृषि उत्पाद है उनका जो विपणन है, उनका जो अपन बात करें मार्केटिंग के जो तरीके हैं उनको आपको पढ़ना है। स्पेशली अपन बात करें तो आपूर्ति श्रृंखला यानी कि जो सप्लाई चेन होती है उसके बारे में, खुदरा बिक्री का मतलब होता है जो रिटेल्स के अंदर जो बिक्री की जाती है उसके बारे में, और थोक यानी कि होलसेल, इन सभी को आपको पढ़ना है। एक छोटा सा पार्ट है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का, एग्रोनॉमी वाला टीचर आपको जरूर पढ़ाएंगे। देखिए अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं एग्रोनॉमी के ही और कुछ पॉइंट्स के बारे में। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सस्य विज्ञान, सस्य विज्ञान यानी एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी की आपको परिभाषा पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़ना है, और उसके क्या महत्व है, क्या इंपॉर्टेंस है। कार्य क्षेत्र यानी कि एग्रोनॉमी जो है इसका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या स्कोप है, ठीक है, कार्य क्षेत्र का मतलब क्या क्या स्कोप है, ये आपको पढ़ने हैं। मृदा उर्वरता एवं उत्पादकता, सोइल की उर्वरता और उत्पादकता, सोइल फर्टिलिटी एंड सोइल प्रोडक्टिविटी के बारे में आपको जानकारी लेनी है। इसके अलावा मृदा अपरदन यानी कि जो सोइल है उसका जो उसके अंदर जो इरोजन होता है, मृदा के अंदर जो अपरदन होता है उसके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा संरक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, संरक्षण यानी मृदा संरक्षण, सोइल कंजर्वेशन के बारे में बात हो रही है। जब अपरदन हो गया उसके बाद में उसको किस प्रकार से संरक्षण करेंगे, तो उसको प्रभावित करने वाले जितने भी कारक है इसके बारे में जानकारी लेनी है। इसके अलावा फसल उत्पादन
राजस्थान की जलवायु परिस्थितियों में, यानी कि जो राजस्थान है उसकी जलवायु, हम जेट का तैयारी कर रहे हैं, राजस्थान के अंदर पेपर होता है, तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ही आपको यहां पर पढ़ना है। तो राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में ध्यान रखना, राजस्थान की जलवायु परिस्थिति में निम्नलिखित फसलों का अध्ययन करना है। जैसे कौन कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए आपको पढ़ाई करनी है, फसलों को पढ़ना है, वो है देखो सबसे पहले वानस्पतिक नाम, हर फसल का वानस्पतिक नाम, फसल कौन कौन सी पढ़नी है मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगा, लेकिन उन फसलों में क्या क्या पढ़ना है ये आपको ध्यान रखना है। वानस्पतिक नाम, उसका कुल, उनका महत्व, जलवायु, मृदा, खेत की तैयारी यानी कि जब हम फील्ड का प्रिपरेशन करते हैं वो, उसके अलावा उन्नत किस्में, इंप्रूव वैरायटी, बीज दर यानी कि सीड रेट, और बीज उपचार यानी सीड ट्रीटमेंट के बारे में, बुआई का समय यानी कि जो सोविंग का टाइम होता है, कब बुआई की जाती है, बुआई की कौन सी विधि है, सोविंग का कौन सा मेथड है, खाद एवं उर्वरक यानी कि मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, फसलों के अंदर सिंचाई यानी इरिगेशन, अंतर फसल पौध संरक्षण एवं कटाई यानी कि हार्वेस्टिंग, गहाई, एवं अपन बात करें तो जो उसके उपज है और कटाई के जो तरीके हैं, प्रबंध है, इन सभी टॉपिक्स को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये एग्रोनॉमी की जो फसलें हैं उनका पार्ट हो गया। अब फसलें कौन कौन सी पढ़नी है, देखो अपन बात करें तो अनाज के अंदर आपको कुल मिला के 5 से 6 फसलें पढ़नी है, जिसमें सबसे पहली आ जाएगी चावल, इसके बाद आपको पढ़ना है मक्का, मक्का के बाद आपको पढ़नी है ज्वार, बाजरा, गेहूं और जौ, यानी कि कुल मिला के 6 आपके सीरियल्स क्रॉप दी हुई है, इन 6 सीरियल्स क्रॉप को आपको पढ़ना है। ऐसे ही जो दाल है, दाल के अंदर जो अपन बात करें तो सबसे पहले आपको ब्लैक ग्राम के बारे में पढ़ना है, इसके बाद अपन बात करें तो जो मूंग है, मोठ है, चना है, मटर है, लोबिया है, जिसे अपन काउपी भी कहते हैं, तो इनके बारे में आपको पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद अपन बात करें तिलहनी फसलों के बारे में, तिलहनी यानी जो जिनसे तेल उत्पादन किया जाता है, जिनका प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, तेल उत्पादन करना होता है, तो तिलहनी फसलों में देखो सरसों अपन को पढ़नी है, और सरसों के साथ में रेपसीड, रेपसीड भी आपको पढ़ना है, जिसे अपन तारा मीरा कहते हैं। इसके अलावा मूंगफली, सोयाबीन और अड़सी, तथा अपन बात करें लास्ट तो जो सूरजमुखी है, ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है, ये सारी क्रॉप आपको पढ़नी है। नेक्स्ट अपन बात करें चारा, चारे वाली फसल में अपन बात करें तो देखो रिजका और बरसीम, 2 फसल पढ़नी है, चारे वाली फसल में कितनी पढ़नी है, 2। ठीक है, जो फॉडर क्रॉप्स है उसमें 2 पढ़नी है, एक तो पढ़ना है रिजका यानी लूसन और दूसरा पढ़ना है बरसीम। थर्ड अपन बात करें नकदी फसलें, कैश क्रॉप्स की अपन बात करें तो गन्ना आपको पढ़ना है, शुगर केन जैसे कि, और पटेटो आलू आपको पढ़ना है, ग्वार पाठा आपको पढ़ना है यहां पर। और अपन बात करें तो हाँ, नेक्स्ट अपन बात करें रेशेदार फसलों की, तो रेशेदार फसलों के अंदर आपको पढ़ना है एक तो कपास और एक पढ़नी है आपको सनई, तो दोनों आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करें तो अगला टॉपिक है आपके जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, बहुत अच्छा टॉपिक है। ऑर्गेनिक फार्मिंग की आपको परिभाषा पढ़नी है, उसका क्या महत्व है, उसकी क्या अवधारणा है, यानी कि उसका जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में, उसके इतिहास के बारे में, हिस्ट्री के बारे में, यानी कि जो जैविक खेती है उसके इतिहास, अवधारणा, महत्व, परिभाषा। इसके अलावा हम बात करें जैविक खेती की वर्तमान स्थिति यानी एट प्रेजेंट कौन से राज्य में कितनी जैविक खेती की जा रही है। राजस्थान में आपको पूछा जाए कि कौन सा जिला है जहां पर सर्वाधिक की जाती है, कितनी क्षेत्र पे की जाती है, तो उसकी वर्तमान स्थिति भी आपको पढ़नी है। इसके अलावा भविष्य की जो संभावनाएं हैं उनके बारे में, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में यानी कि राष्ट्रीय जो अर्थव्यवस्था है उसमें कितना योगदान है जैविक खेती का, जैविक तरीके से उगाए जाने वाले महत्वपूर्ण जो खाद्य उत्पाद है वो कौन कौन से खाद्य उत्पाद है जो स्पेशली जैविक खेती से, ऑर्गेनिक फार्मिंग से उगाए जा रहे हैं, जैविक खाद और उनकी उपयोगिता। जो जैविक खाद है यानी अपन आपसे पूछा जाए कि ऑर्गेनिक जो मैन्योर है उसको आपको पढ़ना है कंप्लीट, और ऑर्गेनिक मैन्योर का क्या यूज है, क्या उसकी यूटिलिटी है, क्या उसकी उपयोगिता है, उस उपयोगिता के बारे में आपको जानकारी रखनी है। इसके अलावा जो खेत की खाद होती है, फार्म यार्ड मैन्योर, जिसको अपन बोलते हैं FYM, तो FYM के बारे में आपको जानकारी लेनी है। जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर्स जो होते हैं उनके बारे में अपन को पढ़ना है, बायो फर्टिलाइजर के प्रकार और उनका उपयोग करने के तरीके, यानी जैव जो उर्वरक है उनको किस प्रकार से उपयोग किया जाता है, उपयोग करने के अलग अलग तरीके आएंगे। ठीक है, जैसे बीज लेंगे, बीजों के ऊपर उसको किस प्रकार से लगाया जाता है वो आपको आना चाहिए। इसके अलावा कीट और बीमारियों का जैविक नियंत्रण, यानी जितने भी इंसेक्ट हैं, जितनी भी डिजीजेस हैं, उनका किस प्रकार से बायोलॉजिकल नियंत्रण किया जा रहा है। इसके अलावा देखो जैव कीटनाशक,
जैव कीटनाशकों की तैयारी, ठीक है, किस प्रकार से बायोपेस्टिसाइड बनाए जाते हैं। टिकाऊ खेती आपको पढ़नी है, यानी कि सस्टेनेबल जो एग्रीकल्चर है, उस सस्टेनेबल एग्रीकल्चर टिकाऊ खेती का आपको पूरा का पूरा जो सामान्य परिचय ये आपको लेना है। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करें तो ये पहली यूनिट थी और ये यूनिट थी एग्रोनॉमी की, ये कंप्लीट होती है। अब अपन बात करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर की यूनिट। किसकी बात करने वाले साहब, ये जो सेकंड यूनिट है, ये स्पेशली मैं बात करूं तो ये यूनिट है हॉर्टिकल्चर की। भाई कौन सी है, हॉर्टिकल्चर यानी कि उद्यान विज्ञान से रिलेटेड ये यूनिट रहने वाली है। देखिए इसमें 1 बाय 1 हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें तो यहाँ पर बी यूनिट के आपके 15 क्वेश्चन आने वाला है, ए यूनिट के 15, बी के 15। देखो, फल एवं सब्जी वाली जो फसलें हैं इनका महत्व, इनका क्या दायरा है ये आपको बताना है, और इसकी वर्तमान स्थिति एवं भविष्य का दायरा, यानी वर्तमान में क्या क्या स्कोप्स है, क्या क्या पोजीशन है, वो आपको बतानी है। सेकंड, बाग प्रबंधन यानी और चार्ट मैनेजमेंट, बहुत अच्छा टॉपिक दिया हुआ है आपके। ये जो बाग प्रबंधन है, बाग का प्रबंधन आप किस प्रकार से करेंगे, कौन कौन सी विधियां होती हैं, यानी कि बाग प्रबंधन में स्थल का चयन, सिलेक्शन ऑफ साइट, उसकी किस प्रकार से योजनाएं करेंगे, यानी कि किस प्रकार से प्लानिंग करेंगे। इसके अलावा आपको करना है रेखांकन। रेखांकन का मतलब होता है लेआउट, यानी कि उसको लगाने के तरीके, बहुत सारे आप मेथड पढ़ोगे इसमें, वर्गाकार विधि, आयताकार विधि। इसके अलावा गड्ढे भरना, यानी कि जो पिट्स हैं उसको किस प्रकार से फिल करोगे, और लास्ट में जब आपने गड्ढे भी भर दिए तो लास्ट में जो वृक्षारोपण है वो वृक्षारोपण किस प्रकार से करोगे। इसके बाद में दिया हुआ आपके प्रतिकूल मौसम की स्थिति। प्रतिकूल मौसम का मतलब है एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशन, यानी कि मौसम की जितनी भी हानिकारक परिस्थितियां हैं उनको अपन इसमें रखेंगे। प्रतिकूल मौसम की स्थिति, इसमें आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, इसमें आपको पढ़ना है एक तो पाला, फ्रोस्ट के बारे में पढ़ना है, गर्म हवाएं अर्थात लू के बारे में पढ़ना है, ओलावृष्टि के बारे में आपको पढ़ना है, सूखा अगर ड्रॉट पड़ गया था उसके बारे में, धूल भरी आंधी के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अलावा भारी वर्षा, एक्सेसिव बारिश हो जाती है तो उसका पढ़ना, इनके किस प्रकार से, इनके क्या क्या हानिकारक प्रभाव है और इसका क्या उपचार है, ये सारी पॉइंट आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में आपको पढ़ना है फलहीनता, सीडलेसनेस, यानी कि जो फ्रूट है उसकी जो फलहीनता होती है उसके बारे में आपको पढ़ना है, यानी अनफ्रूटनेस के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, अनफ्रूटनेस, यानी कि जब कई बार होता है कि फल ही नहीं लग रहे, उसके बारे में आपको पढ़ना है और उसका किस प्रकार से उपचार करना है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है बागों में एकांतर फलन, अल्टरनेट बियरिंग। आप देखते हो कि एक साल छोड़ के एक साल जो फलन हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, क्या क्या कारण है, उसका किस प्रकार से समाधान उपचार किया जा सकता है। इसके अलावा बागों में पौध वृद्धि नियामक, यानी कि जो पीजीआर होते हैं, ठीक है, या आप कह सकते हो कि जो हार्मोन है, उन हार्मोन्स के बारे में आपको पढ़ना है, उनका किस प्रकार से अनुप्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आपके देखिए बहुत ही शानदार है कि निम्नलिखित महत्वपूर्ण फसलों का अध्ययन, यानी कि इनका अध्ययन करना है विशेष संदर्भ में। अब जब फलों को पढ़ना है तो उसके अंदर जो मेन पॉइंट होगा आपको ध्यान रखना है, वो मेन पॉइंट कौन कौन से हैं। एक तो वानस्पतिक नाम पढ़ना है, कुल पढ़ना है, यानी कि कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, क्या महत्व है, क्या इंपोर्टेंस है, और उसकी जलवायु क्लाइमेट कौन सी है, मृदा कौन सी है, उन्नत किस्में आपको देखनी है, पौध का प्रवर्धन कैसे कर रहा है, जो पौधे हैं उनके अंदर प्रोपोगेशन के तरीके, उनके अंदर प्लांटिंग यानी रोपण के तरीके, खाद्य एवं उर्वरक, सिंचाई, निराई और गुड़ाई और उपज जो है, इन सभी पॉइंटों और पौध संरक्षण, ये सभी पॉइंटों को पढ़ते हुए आपको कौन कौन से फ्रूट प्लांट है जिनके बारे में पढ़ना है। तो आपके सिलेबस में देखो आम दिया हुआ है, आम के बाद में आपको नींबू वर्गीय फलों के अंदर देखो कौन कौन से दिए, नारंगी, मौसंबी जो है, इसके अलावा जो नींबू है उसके वो दिया गया है। इसके अलावा केला भी आपके सिलेबस में ध्यान रखना, बनाना आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसके अलावा जो अमरूद है यानी कि गुआवा, पोमोग्रेनेट यानी अनार, पपीता, पपाया, अंगूर यानी ग्रेप्स, आंवला, बेर, खजूर और बील, ये सारे के सारे फ्रूट पढ़ने हैं और इन सब फ्रूट्स के ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया, ये सारे पॉइंटों को आपको क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट देखो, सब्जियां दी हुई हैं और सब्जियों के अंदर भी जो किस प्रकार से क्या क्या पॉइंट्स आपको क्लियर करते हुए चलने हैं। इसमें देखो, सब्जी में मौसम और सब्जी के उपयोग किए जाने वाले भागों के आधार पर सब्जियों का वर्गीकरण, यानी कि सब्जियों का सबसे पहले आपको पढ़ना है वर्गीकरण, यानी उनका किस कौन सा भाग उपयोग में लेते हैं, उस उपयोग में लेने जाने वाले भागों के आधार पर। और इसके बाद में सब्जियों की खेती के प्रकार, यानी कि किस सब्जियों की जो खेती है उनके प्रकार, जिसमें वाणिज्यिक एवं जो किचन गार्डनिंग है, इन दोनों के बारे में आपको पढ़ना है।
यानी जो कॉमर्शियल एग्रीकल्चर के जो तरीके हैं और जो किचन गार्डनिंग जिसे अपन कहते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में शानदार टॉपिक दिया हुआ है नर्सरी। भाई कौन सा टॉपिक है? नर्सरी। नर्सरी की आपकी परिभाषा, नर्सरी का क्या महत्व है, और जब नर्सरी करते हैं तो उसकी मिट्टी की तैयारी किस प्रकार से करते हैं, रेखांकन, बुआई, कब उसके अंदर बुआई की जाती है, नर्सरी का क्या क्षेत्रफल रखते हैं, रोपाई और उसके अंदर प्रवर्धन किस प्रकार से किया जाता है, क्या बीजों के द्वारा किया जाता है या वानस्पतिक भागों द्वारा किया जा रहा है, और यानी कि लैंगिक और अलैंगिक भागों द्वारा किया जा रहा है। ये दोनों के दोनों मेथड्स आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करें तो सब्जियों की खेती आपको पढ़नी। कौन कौन सी सब्जियां आपके सिलेबस में दी हुई हैं, वो सारी सब्जियों को पढ़ना है, और इन सब्जियों को जो पढ़ना है ये सब पॉइंटों को साथ में क्लियर करते हुए, जैसे कि वानस्पतिक भाग, वानस्पतिक नाम, कुल, महत्व, जलवायु यानी क्लाइमेट, मिट्टी एवं खेत की तैयारी यानी कि सोइल का और फील्ड का प्रिपरेशन, बुआई, बीज दर, सीड रेट, ध्यान रखना, बीज दर और बीज का उपचार, उन्नत किस्में, खाद एवं उर्वरक, इन सभी पॉइंटों को क्लियर करते हुए, ठीक है, निराई गुड़ाई, पौध संरक्षण यानी कि कीट और रोग आ जाएंगे इसके अंदर, पौध संरक्षण के अंदर, उपज, इन सभी पॉइंटों को क्लियर करते हुए कौन कौन सी क्रॉप पढ़नी है आपको। देखो आपके सिलेबस में दिया हुआ है सब, टमाटर दिया हुआ है, बैंगन दिया हुआ है, टमाटर, बैंगन, मिर्च, फूल गोभी, पत्ता गोभी, मटर, भिंडी, गाजर, मूली, पालक, प्याज दिया हुआ है, लहसुन भी दिया हुआ है, और ये कुछ लौकी, करेला, टिंडा, तुरई, ये जितनी भी अपने कद्दू वर्गीय जो सब्जियां हैं वो आपको पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो ये आपके वेजिटेबल वाला पोर्शन हो गया। नेक्स्ट अपन बात करें तो देखो ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, सजावटी जो बागवानी है इसके बारे में आपको पढ़ना है। इसमें गार्डन बगीचे के प्रकार, जो गार्डन लगाए जाते हैं उनके प्रकार पढ़ने हैं। कौन कौन से मेथड है, जैसे कि औपचारिक जो गार्डन है, यानी कि हम बात करें तो फॉर्मल जो गार्डन है, अनौपचारिक इनफॉर्मल जो गार्डन है, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो निजी और सार्वजनिक तथा स्कूल के जो उद्यान है, यानी कि अपन बात करें तो जितने भी प्राइवेट, पब्लिक और जो स्कूल के जो गार्डन है उनके बारे में, सजावटी पौधों का अध्ययन। अब देखो सजावटी पौधों का आपको अध्ययन भी करना है, ऑर्नामेंटल प्लांट्स का अध्ययन करना है। इसमें जो पेड़ है उनके बारे में जानकारी लेनी है, झाड़ियों के बारे में, ध्यान रखना यहां से क्वेश्चन भी आया था इस बार, ठीक है, झाड़ी के बारे में, लताओं के बारे में, ये जो लताएं हैं ये पूछी गई थी इस बार, भाई लता पूछी थी, क्लाइंबर पूछी थी, मौसमी जो फूल हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। अब देखो फूलों की खेती, कौन कौन से फूल आपके दिए हुए हैं, तो ये देखिए, तो फूलों की खेती यानी फूलों में आपको क्या क्या चीज देखनी है, उसका वानस्पतिक नाम, उसका महत्व, उसकी जलवायु, उसके बाद अपन बात करें तो मिट्टी, खेत की तैयारी अपन बात करें, इसके अलावा पौधों का प्रवर्धन यानी कि जो हम फूल की जो खेती कर रहे हैं उसका किस प्रकार से प्रवर्धन किया जाएगा, उन्नत किस्में दी हुई है, रोपण दिया हुआ है यानी प्लांटिंग, खाद एवं उर्वरक दिए हुए हैं, मैनर एंड फर्टिलाइजर दिए हुए, और उसकी देखभाल। अब ये सब पॉइंट कौन कौन से फूलों के बारे में पढ़ना है भाई, ये आपको पढ़ना है। एक तो गुलाब के बारे में, भाई रोज के बारे में आपको पढ़ना है। इसके बाद मैं बात करूं तो जो गेंदा होता है यानी कि मारीगोल्ड जिसको अपन कहेंगे, गुलदाउदी की अपन बात करें, और साथ में आपके ग्लेडियोलस, ये सभी जो 4 फूल है इन चारों फूलों को आपको पढ़ना है, और इनके अंदर कौन कौन से पॉइंट्स क्लियर करना है मैं आपको बता चुका हूं। अब देखिए नेक्स्ट आपके टॉपिक है मसाले। अब देखिए जो मसाले हैं, इन मसालों में कौन कौन से मसाले आपको पढ़ने हैं। एक तो आपको पढ़ना है जीरा, कौन सा पढ़ना है, जीरा पढ़ना है, धनिया पढ़ना है, मेथी पढ़नी है और सौंफ। ये 4 मसाले आपके स्पेशली सिलेबस में दिए, चारों के चारों आपको क्लियर होने चाहिए। इसके बाद में औषधीय पौधे जो मेडिसिनल प्लांट है, उन मेडिसिनल प्लांटों का परिचय आपको पढ़ना है, और इस परिचय एवं उपयोगिता, क्या यूटिलिटी है, और जो औषधीय पौधे हैं इसमें कौन कौन से प्लांट आपको पढ़ने हैं। एक आपको पढ़ना है सब सफेद मूसली, क्या पढ़ना है, सफेद मूसली आपको पढ़ना है। एक आपको गुग्गल पढ़ना है, भाई कौन सा पढ़ना है, गुग्गल आपको पढ़ना है। सनाए जिसको अपन सोनामुखी के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आपको पढ़ना है। इसके अलावा ईसबगोल के बारे में आपको पढ़ना है, और लास्ट आपको अश्वगंधा। ये कुछ 5 आपके मेडिसिनल प्लांट दिए हुए, मेडिसिनल प्लांट्स को भी आपको बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद देखो मशरूम आपके अच्छा टॉपिक दिया हुआ है, कौन सा दिया है साहब, मशरूम। तो मशरूम आपको क्लियर करना है, मशरूम की जो पोषण है उसकी स्थितियों के बारे में आपको जानना है। इसके अलावा और इसके उत्पादन के तरीके, मशरूम जो है उसके कंप्लीट जानकारी लेनी, सब किस प्रकार से उत्पादन किया जाता है। इसके बाद में आपके छोटा सा टॉपिक दिया है मधुमक्खी पालन,
मधुमक्खी पालन यानी एपीकल्चर आपको पढ़ना है, एपीकल्चर का क्या महत्व है। शहद, शहद भी पढ़ना है भाई, शहद को टॉपिक अलग से दिया हुआ है, शहद, शहद के बारे में पूरी जानकारी लेनी है। मोम और रॉयल जेली के उपयोग और इसका महत्व। मोम जो होता है वैक्स, रॉयल जेली जो होती है आप पढ़ोगे जब मैं आपको मधुमक्खी पढ़ाऊंगा, तो रॉयल जेली और इन सभी चीजों के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है। इसके बाद में आपके दिया हुआ है जो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी होती है, तुड़ाई के बाद में जो उपाय होते हैं उनके बारे में। तो इसमें देखो पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी में PHT अपन इसको बोलते हैं, और इसके अंदर आपके टॉपिक दिया है फल सब्जियों और फूलों के कटाई के बाद में, जब उसको कटाई करती है उसके बाद में उसका प्रबंधन और प्रबंधन का महत्व, दायरा और भविष्य, किस प्रकार से उसका भविष्य है। हमारे देश में खाद्य प्रसंस्करण की स्थिति, हमारे देश के अंदर जो खाद्य प्रसंस्करण है उसकी क्या स्थिति है, उसके इसके बाद में पैकेजिंग, जो खाद्य उत्पाद है उसके पैकेजिंग, उसके गुणवत्ता के मानक और निर्यात सहित उनका विपणन, यानी कि निर्यात के साथ में उसका क्या करना है, विपणन के कुछ तरीके आपको पता होना चाहिए। फलों और सब्जियों का संरक्षण, यानी कि जो फ्रूट है और वेजिटेबल है उनका किस प्रकार से संरक्षण करना है। फलों और सब्जियों के संरक्षण की वर्तमान स्थिति, फ्रूट और जो वेजिटेबल है उनके प्रिजर्वेशन की वर्तमान में क्या स्थिति है, ये आपको पढ़ना है। फल एवं फल के संरक्षण के सिद्धांत एवं तरीके, फल जो है उनका जब संरक्षण किया जाता है, प्रिजर्वेशन किया जाता है, उनके कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से तरीके हैं, ये सभी पॉइंट्स को क्लियर करते हुए चलना है। तो ये बात हो गई किसकी भाई, हॉर्टिकल्चर की। अब देखो लास्ट टॉपिक है इसमें फूल और यानी कि हाँ फल व सब्जियों की डिब्बाबंदी, कैनिंग के बारे में पढ़ना है भाई, किसके बारे में पढ़ना है, फलों और सब्जियों की जो डिब्बाबंदी है ये आपके टॉपिक दिया हुआ है। इसके अलावा जैम, जेली, मुरब्बा, प्रिजर्व, प्रिजर्व का मतलब क्या होता है, प्रिजर्व का मतलब भी क्या होता है, मुरब्बा, ठीक है। तो ये प्रिजर्व और जो मुरब्बा है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा ये मार्मेलेड है भाई, एक टॉपिक क्या दिया हुआ है, मार्मेलेड, तो मार्मेलेड के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है। इसके अलावा सॉस के बारे में, केचप के बारे में, अचार और स्क्वैश, ये सारे के सारे टॉपिक आपके टॉपिक दिए हुए हैं आपके सिलेबस में। इसके बाद देखो फूल और उनकी कटाई, जो फ्लावर्स है उनकी कटाई, महत्वपूर्ण प्रसंस्कृत पुष्प उत्पाद आपको पढ़ने हैं, पैकेजिंग, भंडारण और उनका विपणन आपको पढ़ना है। नेक्स्ट है यूनिट नंबर 3, और ये यूनिट नंबर जो 3 है ये आप ऐसा पशुपालन से संबंधित, किससे संबंधित है, पशुपालन से संबंधित है। और इसके कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वेश्चन कितने आएंगे, 10। अब देखो भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का क्या महत्व है, जो इंडियन अपन बात करें इकोनॉमी है उसमें क्या इंपॉर्टेंस है। पशु के दांत, सींग, खुर तथा शारीरिक स्थिति एवं वजन से आयु का निर्धारण, और जो वजन है वो आपको ध्यान रखना है शेफर फॉर्मूले से, किससे ध्यान रखना है, शेफर फॉर्मूले। तो ये दांत के द्वारा वजन का निर्धारण आपको आना चाहिए, सींग देखकर, खुर देखकर और उसकी शारीरिक स्थिति बॉडी को देखकर आपको पता चल जाना चाहिए कि इसकी इतनी आयु है। तो आयु ज्ञात करना, और सीधी बात करें तो यहां पर बात करें तो वजन ज्ञात करना। नेक्स्ट आपके टॉपिक दिया हुआ है पशु के अंदर प्रजनन, यानी कि ब्रीडिंग जो है एनिमल, उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है। और पशु प्रजनन के अंदर देखो हीट के जो गर्मी है उसकी पहचान आपको आनी चाहिए, प्रजनन का परिचय और प्राकृतिक एवं कृत्रिम गर्भाधान, यानी कि जो नेचुरल गर्भाधान होता है और आर्टिफिशियल जो इंसेमिनेशन होता है, उन दोनों के बारे में जानकारी रखनी है भाई। इसके बाद में देखो गर्भावस्था का सामान्य परीक्षण, जो गर्भावस्था होती है उसका सामान्य परीक्षण आपको देखना है। इसके अलावा गर्भवती एवं ब्याने वाली पशुओं की देखभाल एवं प्रबंधन। इसके बाद आपके टॉपिक दिया हुआ है पशु पोषण भाई, कौन सा टॉपिक दिया हुआ है, पशु पोषण। पशु पोषण में पशु आहार के सामान्य सिद्धांत आपको पढ़ने हैं। गर्भवती एवं दूध देने वाली जो गाय है और बैल है उसके लिए आहार का आपको क्या पढ़ना है, निर्धारण पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद अपन बात करें आहार संरक्षण, और आहार संरक्षण में आपके दो टॉपिक दिए हुए हैं, एक दिया हुआ है हे और एक दिया हुआ है साइलेज। तो हे और साइलेज जो है उनको पढ़ना है, उसके क्या परिभाषा है, क्या महत्व है, किस प्रकार से उसको तैयार किया जाता है, उसकी विधियां आपको पढ़ते हुए चलनी है। इसके बाद में आपको देखो पशु स्वास्थ्य दिया हुआ है, एनिमल हेल्थ, इसके अंदर स्वास्थ्य एवं पीड़क पशुओं की पहचान, यानी कि जितने भी हेल्दी है और सफरिंग जो एनिमल है उनकी आपको पहचान करनी है। सामान्य रोग की पहचान एवं उपचार, घाव, ठीक है, और एक्जिमा, मोच, खुजली, सूजन, अपचय, सूजन, दस्त, पेचिश और भोजन विषाक्तता, ये कुछ रोग दिए हैं उनका आपको पढ़ते हुए चलना है। और परजीवी है कुछ, जू और किलनी, ये आपको पढ़ने हैं। नेक्स्ट है
पशुओं के अंदर जो सामान्य औषधियां हैं उन औषधियों को पढ़ना है। और औषधियों के अंदर कौन कौन सी औषधियां हैं, देखो एक आपके दिए हुए फिनाइल दी हुई है, एक पोटेशियम परमैंगनेट मैग्नीशियम सल्फेट दिया हुआ है, अल्कोहल दिया हुआ है, कॉपर सल्फेट दिया हुआ है, टिंचर आयोडीन दी हुई है, कार्बोक्सिलिक एसिड दिया हुआ है आप लोगों के। इसके अलावा लाइजोल, अरंडी का तेल, कपूर, फिनोविक्स, फिटकरी, तारपीन का तेल, ये सभी क्या है, पशु औषधियां हैं, ये पढ़ने आपको। इसके अलावा दूध दोहने की विधियां हैं, हाथ से और मशीन से दोनों तरीके से दूध दोहने की विधियां आपको पढ़नी है। इसके बाद मैं बात करूं तो जो पोल्ट्री है, मुर्गी पालन है, उसका महत्व, उनका दायरा, पोल्ट्री की नस्लें आपको पढ़नी है, उनका वर्गीकरण, कौन कौन सी नस्लें आपको पढ़नी है, अपन को पढ़नी है। देखो एक तो व्हाइट लेग हॉर्न, एक इसके बाद में रोड आइसलैंड रेड आपको पढ़नी है, रेड कॉर्निश प्लाई माउथ रोक आपको पढ़नी है, कुछ नस्लें हैं ये आपको पढ़नी है। इसके अलावा देखो अंडे की क्या संरचना है, किस प्रकार से बना होता है, ये आपको पढ़ना है। पोल्ट्री पोल्ट्री पोषण आपको पढ़ना है, उसके आवास और पोल्ट्री के महत्वपूर्ण कुछ रोगों के लक्षण वगैरह आपको पढ़ने हैं, ये आपको पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद अपन बात करें तो निम्नलिखित पशु नस्लों की विशेषता एवं उपयोगिता, ये कुछ नस्लें दी हैं जैसे कि गाय है, भैंस है, भेड़ है। इन तीनों के अंदर ये जितनी भी नस्लें हैं, जैसे गाय की गिर, थारपारकर, हरियाणा नागौरी, अपन बात करें मालवी, मेवाती, राठी, जर्सी और हॉलिस्टन फ्रीजियन, ये सभी की सभी नस्लें आपको पढ़नी है। इसके अलावा भैंस की मुर्रा, भदावरी, सूरती, नीली, रावी जिसको अपन बोलते हैं, जाफराबादी और महसाणा, ये कुछ नस्लें हैं, इनको आपको पढ़ना है। भेड़ के अंदर बात करूं तो मारवाड़ी, चोकला, मालपुरी, मेरिनो, कराकुल, अविवस्त्र, अविकालीन। इसके बाद अपन बात करें जैसलमेरी और ऊंट की कुछ नस्लें हैं जैसे कि बीकानेरी हो गया और जैसलमेरी ऊंट हो गया, और उनका जो प्रबंधन है, ये सारे टॉपिक आपको आपके ये पशुपालन को के अंदर पढ़ते हुए चलना है। इसके अलावा देखो कुछ पशुओं के रोग दिए हुए जैसे कि रिंडरपेस्ट है, खुरपका, मुंहपका, जिसे एफएमडी के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा ब्लैक क्वार्टर, एंथ्रेक्स, रक्त स्त्रावी, सेप्टिसीमिया, थनेला, टिक फीवर के नाम से टिक बुखार जो है। इसके अलावा दूधिया बुखार यानी कि मिल्क फीवर आपको पढ़ना है, एंट्रोटॉक्सीमिया पढ़ना है, साल्मोनेलोसिस आपको पढ़ना है, बर्ड फ्लू। इसके अलावा फाउल फॉक्स आपको पढ़ना है, रानीखेत, टिपेनोसोम और खुजली, ये कुछ रोग हैं, ये पशुओं के रोग आपको पढ़ते हुए चलते हैं। अब इसके अलावा देखो डेयरी आपको पढ़नी है। डेयरी के अंदर देखो डेयरी विज्ञान में आपको दूध और दूध से बने जो उत्पाद है जैसे कि दही है, घी है, ये आपको पढ़ना है। भारत में डेयरी उद्योग का विकास, और इसके बाद में आपको श्वेत क्रांति, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है, वो आपको पढ़ना है। साथ में आपको जैव अपशिष्ट प्रबंध और सरकार यानी कि जो बायो वेस्टेज है उसका किस प्रकार से मैनेजमेंट करते हैं, किस प्रकार से प्रबंध करते हैं, ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में देखिए जो बायोगैस संयंत्र में पशुपालनों का उपयोग भारत में पशुधन, डेयरी एवं मुर्गी पालन के विकास के लिए, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण सरकारी योजनाएं, जितने भी योजनाएं, ये योजनाएं आपको पढ़नी है, उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं और पात्रता एवं मानदंड आपको पढ़ने हैं। ये सिलेबस था कुल मिलाकर एग्रीकल्चर का, और एग्रीकल्चर के जो 40 क्वेश्चन आने वाले हैं ये इसी सिलेबस के अंदर से आने वाले हैं, ये आपका कंप्लीट बनना है। अब अपन बात करने वाले हैं बायोलॉजी के सिलेबस के बारे में। देखिए बायोलॉजी जीव विज्ञान की जो पहली यूनिट है बॉटनी, इस बॉटनी से आपके क्वेश्चन आने वाले हैं साहब 25, कितने आने वाले हैं 25। बॉटनी में देखो परिभाषा, शाखाएं, अध्ययन क्षेत्र एवं कृषि में महत्व, और इसमें देखो इसमें जो पहला खंड आ रहा है वो आ रहा है वनस्पति विज्ञान का। देखिए फर्स्ट देखिए इसके अंदर पौधों का वर्गीकरण जो क्लासिफिकेशन है, और उसके जो वंश है, प्रजातियां है, द्विनाम पद्धति यानी बाइनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में, और वर्गीकरण का संक्षिप्त इतिहास, पौधों के मुख्य विशेषताएं, जो पौधे हैं उनकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, और मुख्य समूह में वर्गीकरण, शैवाल के बारे में, ब्रायोफाइटा के बारे में। इसके अलावा टेरिडो जो फाइटा है इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। जीमोस्पर्मी और एंजियोस्पर्मी के बारे में, एंजियोस्पर्म वर्ग तक का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, और विशिष्ट विशेषताएं एवं उदाहरण, ये आपके सबसे पहला टॉपिक है किसमें, बॉटनी के अंदर, ये क्लियर करना है सही। नेक्स्ट अपन बात करें एंजियोस्पर्म, पौधे की आकारिकी, पौधे की जो आकारिकी है, शारीरिक रचना एवं आकारिकी और संशोधन, पुष्पीय पौधों के विभिन्न भागों की आंतरिक आकृति विज्ञान, जो इंटरनल स्ट्रक्चर उसके बारे में आपको पढ़ना है। जड़, तना, पत्ती, पुष्प गुच्छ, फूल, फल एवं बीज, इन सभी के बारे में जानकारी आपको लेनी है। एंजियोस्पर्म पौधे की बाह्य आकारिकी, बाह्य आकारिकी में आपको जड़, तना, पत्ती, पुष्पक्रम, फूल तथा फल, इन सभी के बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है।
चलिए आगे बात करें। आगे हम बात करते हैं जो पुष्पीय पौधे हैं उनके शरीर रचना, उनके शरीर की रचना, जैसे कि विभिन्न ऊतकों की शारीरिक रचना एवं कार्य, पादप ऊतक पादप जो ऊतक है, अब ये पादप ऊतक नया टॉपिक आ गया, उसकी परिभाषा आपको पढ़नी है, इसके गुण, इसका वर्गीकरण, विभोज्यतक ऊतक प्रकार एवं गुणन। इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है अपना ऊतक तंत्र। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है? ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र में अधिचर्मी और भूस्थलीय संवहनी जो ऊतक हैं उनके बारे में, जड़, तना एवं पत्ती की आंतरिक संरचना, जड़ और तने की द्वितीयक वृद्धि और स्थायी तथा विशेष जो ऊतक हैं उनके बारे में, आपको कंप्लीट टिश्यूज के बारे में यहाँ पर जानकारी लेनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है पुष्पीय पौधों में लैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन पढ़ना है, जिसमें आपको पुष्पीय कंप्लीट संरचना, नर और मादा युग्मकोद्भिद का विकास किस प्रकार से होता है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट टॉपिक है परागण। परागण में परागण के प्रकार, इसके अभिकरण और उदाहरण, बाह्य प्रजनन युक्तियां आपको पढ़नी है, पराग स्त्री के स्तर आपको पढ़ना है, अंतः क्रिया, दोहरा निषेचन आप लोगों को यहाँ पर पढ़ते हुए चलना है। इसके अलावा अपन बात करें निषेचन के बाद की जितने भी घटनाएं हैं, जैसे कि भ्रूण पोष बना, भ्रूण का किस प्रकार से विकास हुआ, अब भ्रूण बन गया तो बीज का विकास किस प्रकार से हुआ और बीज से फल का निर्माण किस प्रकार हुआ, ये सब कंप्लीट चीज आपको पढ़नी है। विशेष प्रकार से अपन बात करें तो जो एपोमिक्सिस है और एनिशेक जो फलन होता है, पार्थेनोकार्पी जिसे अपन बोलते हैं, बहुभ्रूणता यानी पॉली एम्ब्रियोनिक के बारे में और बीज प्रकीर्णन के बारे में आपको पढ़ते हुए चलना है, यानी कि जो सीड का डिस्पर्सल होता है, जो बीज का निर्माण होता है, उसका महत्व, उसके इंपोर्टेंस के बारे में भी जानकारी लेनी है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके है कोशिका। नेक्स्ट जो टॉपिक है कोशिका जीवन की इकाई है, इसकी परिभाषा यानी कि कंप्लीट सेल के बारे में, कोशिका का किस प्रकार से सिद्धांत है, तो जीवन की जो मूल इकाई है के रूप में कोशिका किस प्रकार से है, कोशिका का इलेक्ट्रॉन सूक्ष्म संरचना जो है वो आपको पढ़नी है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाएं आपको पढ़नी है, पौधे और पशु कोशिकाएं जो है उनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेनी है, कोशिका जो अंग है और उनके किस प्रकार से क्या क्या कार्य है, जैसे कि अपन बात करें जो केंद्रक हो गया, डीएनए आरएनए की जो संरचना सहित हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर जिसे बोलते हैं, और इसके बाद बोले तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स हो गया, लाइसोसोम हो गए, ठीक है, माइक्रोबॉडीज हो गई, माइक्रो फिलामेंट्स हो गए, राइजोसोम हो गए, सेंटियोल हो गए, कोशिका भित्ति सेल वॉल हो गई, सीलिया और फ्लैजिला हो गए, रिक्तिकाएं जो है, रिक्तिकाएं जिसे वैक्यूल्स बोलते हैं। इसके अलावा बात करें कोशिका समावेशन, स्टार्च के जो कण है, ये नेक्स्ट टॉपिक आ गया अपना भाई, स्टार्च के जो कण है और खनिज क्रिस्टल्स हैं, इनके बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा सेल डिवीजन, कोशिका विभाजन, जिसमें एमाइटोसिस, सूत्र जो समसूत्री विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन है, सारे के सारे विभाजन आपको पढ़ने हैं। समसूत्री एवं अर्धसूत्री विभाजन की तुलना आपको पढ़नी है, क्या किस प्रकार से कंपैरिजन किया जाता है, और अर्धसूत्री विभाजन का महत्व। इसके बाद अपन बात करें कोशिका चक्र, सेल का जो साइकिल है, इसके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में जेनेटिक्स की टॉपिक दिया हुआ है, तो जेनेटिक्स पढ़नी है कंप्लीट, और जेनेटिक्स में जो मेंडल ने किस प्रकार से प्रयोग किए। इसके बाद अपन बात करें वंशानुक्रम जो है, इनहेरिटेंस जिसे अपन कहते हैं, उनके कौन कौन से नियम है, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको पढ़ने हैं, जिसमें अपन एकल संकरण, द्विसंकरण और जो ये कंप्लीट आपको पढ़ते हुए चलने हैं। इसके अलावा गुणसूत्र की संरचना, भाई सब जो क्रोमोसोम होता है उसकी स्ट्रक्चर आपको पढ़नी है, आकार की, बाहर की जो स्ट्रक्चर है, गुणसूत्र एवं जीन जो है उनके बारे में और उनकी परिकल्पनाओं के बारे में पढ़ना है, लिंकेज जो होती है, लिंकेज के बारे में, क्रॉसिंग ओवर के बारे में आपको पढ़ना है, उत्परिवर्तन म्यूटेशन के बारे में आपको पढ़ना है। तो इस कंप्लीट जो टॉपिक है ये आपके बॉटनी के अंदर दिया हुआ है। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी यानी कि पादप कार्यकी के कुछ टॉपिक्स है, जैसे कि अपन बात करें तो पौधे में परिवहन, ठीक है, जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके बारे में, जैसे कि जल है, गैस है, पोषक तत्व है, इनकी आवाजाही किस प्रकार से है, कोशिका का परिवहन है, विसरण है, सुगम विसरण है, तो ये सारी की सारी जो जानकारी है ये आपको लेनी है पादप कार्यकी के अंदर। किसके अंदर लेनी है? पादप कार्यकी के अंदर लेनी। तो ये सभी टॉपिक आपको पढ़ते हुए चलना है पादप कार्यकी के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आपके जो टॉपिक है वो है, सेकंड टॉपिक है फिजियोलॉजी का, रस का आरोहण, यानी कि
असेंट्स ऑफ जो सैप होता है वो आपको पढ़ना है। इसके अंदर ये कंप्लीट आपको पढ़ते हुए चलना है। इसके अलावा खनिज जो पोषण है, अपन बात करें मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में आपको पढ़ना है। इसके अलावा जो एंजाइम है, एंजाइम्स के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी है, उसका किस प्रकार से वर्गीकरण किया जा रहा है, क्या प्रकृति है, सारी चीजें। नेक्स्ट देखिए अपन बात करें श्वसन, यानी कि जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन आपको कंप्लीट पढ़ते हुए चलना है। रेस्पिरेशन की क्या परिभाषा है, तो ये रेस्पिरेशन कंप्लीट आपके पूरा का पूरा रेस्पिरेशन आप पढ़ना है कि वो किस प्रकार से वायवीय है, अवायवीय, सारे के सारे टॉपिक आपके जेट के सिलेबस में दिए हुए हैं। इसके बाद में देखिए अपन बात करें तो प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस वाला टॉपिक है, कंप्लीट आपको फोटोसिंथेसिस यहाँ पर पढ़ना है। तो ये फोटोसिंथेसिस का पूरा सिलेबस है, ये आपको पढ़ने हैं, सारी की सारी अभिक्रियाएं हैं जो भी आपको पढ़ने हैं। इसके बाद अपन बात करें तो जो ग्रोथ है यानी वृद्धि है, वो वृद्धि किस प्रकार से की जाती है, पादप हार्मोन वगैरह इसके अंदर आएंगे, इस कंप्लीट आपको यहाँ से पढ़ने हैं। नेक्स्ट मैं बात आऊं तो यहाँ पर आपके सेकंड जो बी यूनिट आती है वो आती है इकोलॉजी की। भाई किसकी आती है, पारिस्थितिकी। तो पारिस्थितिकी की कंप्लीट जानकारी, इकोलॉजी की यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी लेनी है, क्या विशेषता है, कितने प्रकार की होती है और किस प्रकार से इनके अंदर अंतःक्रिया वगैरह की जाती है, अवधारणाएं हैं और इसके जो पिरामिड्स वगैरह है, कंप्लीट आपको पढ़ते हुए चलना है। भाई नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने हैं पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरमेंटल जो इश्यूज है एट प्रेजेंट जो चल रहे हैं वो कंप्लीट पढ़ने हैं, जैसे कि प्रदूषण वगैरह हो गए, इसके अलावा रेडियो एक्टिव्स हो गए, इसके अलावा ओजोन जो है, ये सब कुछ जो आपको है ये आपको पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद देखिए जो ग्लोबल क्लाइमेटिक जो चेंजेस आ रहे हैं, वैश्विक जो जलवायु परिवर्तन आ रहे हैं, इन जलवायु परिवर्तनों के बारे में जानकारी लेनी है, जिसमें ग्लोबल वार्मिंग वगैरह जो है। इसके अलावा जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उनका वर्गीकरण, वर्षा का जो जल है, इनमें क्या क्या परिवर्तन हो रहे हैं, ये सब कुछ इस यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे। ठीक है, ये इसके बाद में नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है, वो आता है आर्थिक वनस्पति विज्ञान एवं मानव कल्याण, किस प्रकार से होगा, ये सारे के सारे टॉपिक, वनस्पतियों में किस प्रकार से क्या क्या चेंजेस करने हैं, ये सारे आपको इसके अंदर पढ़ने हैं। जैसे कि अपन बात करें तो वनस्पतियों का जो गेम वगैरह है, इन सब के बारे में यहाँ पर आप जानकारी लेंगे। ठीक है, ये कुछ क्रॉप्स हैं तिलहन की और ये सब क्रॉप्स को आपको यहाँ से लेते हुए चलना है। इसके बाद में यूनिट डी आ रही है अपने बायोटेक्नोलॉजी की और इसके एप्लीकेशन की, यानी जैव प्रौद्योगिकी जो आपके चैप्टर है, ये पूरा का पूरा आपको पढ़ना है, किस प्रकार से जैव प्रौद्योगिकी के क्या क्या सिद्धांत है, कौन कौन से तरीके हैं, किस प्रकार से इसका अनुप्रयोग किया जाता है और उसके अंदर सारी की सारी जो विधियां हैं, ये विधियों को आपको पढ़ना है। जैसे कि सारी की सारी जो विधियां दी हुई हैं ये आपको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं तो बायोटेक्नोलॉजी के बाद में हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक, हाँ इसी के अंदर कुछ और टॉपिक्स है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर ही, तो ये टॉपिक्स भी आपको पढ़ते हुए चलना है साथ में। जैसे कि क्रॉप्स है, क्रॉप्स के अंदर सुधार किया जा रहा है, बीटी कॉटन डेवलप की जा रही है, ट्रांसजेनिक कुछ फसलें कुछ जानवर विकसित किए जा रहे हैं, तो ये सब आपको पढ़ते हुए चलना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करें तो नेक्स्ट जो आपके टॉपिक है वो है सब प्लांट ऊतक संवर्धन, टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर बहुत अच्छा टॉपिक है और इसके अंदर जितने भी अपने मेथड है टिश्यू कल्चर के, किस प्रकार से टिश्यू कल्चर किया जाता है, तो सब तरीके आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। इस सारे टॉपिक्स को क्लियर करते हुए आपको चलना है। ये सिलेबस बायोलॉजी का जो सिलेबस है वो केमिस्ट्री का थोड़ा सा अपन स्पीड से देखेंगे। ठीक है, हाँ अब देखिए इसके बाद में आपको जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने हैं वो ऊतक संवर्धन से रिलेटेड ही, क्या इसका इतिहास है और ये सब ऊतक संवर्धन प्लांट टिश्यू कल्चर जो है यही से आपको पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद में ई यूनिट आती है अपनी, आती है एग्रीबायो की। भाई किसकी आती है, कृषि जीव विज्ञान। ठीक है, कृषि जीव विज्ञान की आती है और यहां अपन बात करें तो यहां पर आपके एक टॉपिक दिया हुआ है फसलों के रोग, यानी कि जो पादप रोग विज्ञान है कंप्लीट उसको पढ़ना है, रोगों का वर्गीकरण आपको पढ़ना है, फसलों पर ये वर्गीकरण दिए हुए आपके चारों, ये वर्गीकरण आपको पढ़ने हैं। इसके बाद खरीफ फसलों के रोग आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से रोग हैं साफ आपको सामने दिया हुआ है। रबी फसलों के रोग दिए हुए, ये सारे के सारे जो रबी फसलों के रोग हैं ये आपको पढ़ने हैं। इसके अलावा जो फल हैं उनके ऊपर कौन कौन से रोग लगते हैं तो वो आपको सारे के सारे जो रोग दिए हैं सबको आपको पढ़ते हुए चलना। इसके बाद अपन बात करें तो नेक्स्ट यूनिट आती है सब जूलॉजी की और जूलॉजी से आपके आते हैं 15 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आएंगे, 15। देखो जूलॉजी के अंदर जो प्राणी जगत है, एनिमल किंगडम है, इस एनिमल किंगडम को आपको कंप्लीट नहीं पढ़ना है, इसका वर्गीकरण आपको पढ़ते हुए चलना है और ये जो कंप्लीट टॉपिक है ये एनिमल किंगडम से रिलेटेड है तो ये आपको पढ़ते हुए चलना है। और इसके अलावा आपके टैक्सोनॉमी दिया हुआ है। भाई कौन सा दिया हुआ है, टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकरण जो विज्ञान होता है उसके बारे में आपको पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद में एनीमिया जो जगत है, ठीक है, इस एनीमिया किंगडम के बारे में भी आपको कंप्लीट पढ़ना है। ठीक है, और ये कुछ आपके अलग अलग जीव दिए हैं, अमीबा वगैरह, केचुआ वगैरह, इनको कंप्लीट अच्छे से पढ़ते हुए चलना। नेक्स्ट देखिए जो बी पॉइंट है इसमें इनवर्टिब्रेट जितने भी अकशेरुकी है
इन एकशेरुकियों के बारे में अपन को पढ़ना है। तो ये सारे के सारे जो आपके टॉपिक्स दिए हुए हैं, ये सारे के सारे जो क्लासेस दी हुई है आर्थ्रोपोडा वगैरह की, सारे आपको पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपके टॉपिक है मधुमक्खी पालन, हनी बी। हनी बी आपको पढ़नी है। इसके अलावा जो अपने फसलों के अंदर जितने भी कीट लगते हैं, सारे के कीट, ये सारे के सारे जो टॉपिक है दोनों, ये एग्री बायो से, भाई किससे हैं, एजी बायो से रिलेटेड है। तो ये सारे टॉपिक आपको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट देखो, कीट नियंत्रण की विधियां, कौन कौन सी विधियां काम में लेंगे, सारी की सारी विधियां सामने लिखी हुई है। इन विधियों का उपयोग करते हुए अपन को पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करें तो सी यूनिट आती है वर्टिब्रेट्स की, कशेरुकी प्राणियों की। इसके अंदर जितने भी कशेरुकी हैं इनके बारे में आपको पढ़ना है। जैसे कि पशु है तो उनमें पोषण की कौन कौन सी विधियां हैं, ये सारे के सारे जो पॉइंट आपको दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको पढ़ने चल रहा है। परिसंचरण तंत्र की बात करें या पशुओं में श्वसन की बात करें, तो ये सब वो टॉपिक आपको क्लियर करते हुए चलना है। नेक्स्ट, पशुओं के अंदर जो प्रजनन है और विकास है, ये सारे लैंगिक और अलैंगिक, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है ये रिप्रोडक्शन से रिलेटेड है, तो रिप्रोडक्शन के सारे जो पॉइंट्स है ये आपको क्लियर करना है। नेक्स्ट देखिए, अपन बात करें तो नेक्स्ट लास्ट सब्जेक्ट हम बात करें केमिस्ट्री की आएगी। और केमिस्ट्री के अंदर देखो, जो ए यूनिट है उससे आपके कुल मिला के 10 क्वेश्चन आने वाले हैं। और सबसे पहले यहाँ पर ए यूनिट में रसायन विज्ञान की मूल अवधारणा, दैनिक जीवन और कृषि में रसायन विज्ञान का क्या महत्व है, ये सब जो पॉइंट्स है आपके जो केमिस्ट्री वाला पॉइंट है वहां से पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट अपन बात करें तो एवोगाड्रो की परिकल्पना वगैरह जो दी हुई है, एक बार आप इसको यहां तक लिखेंगे, फिर मैं पानी पी लेता हूं। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट आपके ए यूनिट के अंदर दिए हुए। एवोगाड्रो की परिकल्पना है, मूल अवधारणाएं हैं और कुछ परिचित संरचना वगैरह, ये जो टॉपिक है अणुभार, ठीक है, या आणविक सूत्र वगैरह, ये आपको क्लियर करते हुए चलना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपने आएगा परमाणु की संरचना, पहला टॉपिक है। इसके बाद सेकंड आपके पदार्थ, जिसमें भी परमाणु की संरचना के अंदर अलग अलग टॉपिक दिए हुए हैं। बोहर, जो बोहर है उसका परमाणु मॉडल है, ठीक है, इसकी कंप्लीट जानकारी। और पदार्थ एवं विकिरण की जो दोहरी प्रकृति है उसकी आपकी जानकारी लेनी है। इसके अलावा सोमरफील्ड का जो विस्तार है, ये सब कुछ जो टॉपिक है ये आपके केमिस्ट्री के अंदर दिया हुआ है, तो ये आपको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके अतिरिक्त नाभिकीय इलेक्ट्रॉन का वितरण। तो ये जो टॉपिक है ये आपके केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट उसके अंदर दिया हुआ है। इसमें आपको जितने भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वगैरह ये सब कुछ पढ़ते हुए चल रहे हैं। एस बी और एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी और एफ ब्लॉक, ये सारे के सारे ब्लॉक्स आपको पढ़ते हुए चल रहे हैं। इसके बाद देखिए, इसके बाद में आवर्त सारणी के बारे में कंप्लीट जानकारी आप लोगों को लेनी है, ठीक है। कौन कौन सी आवर्त सारणी है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, गुणसूत्र या जो गुण है उनमें आवर्तित, ये सब कुछ पॉइंट आपको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए, भौतिक एवं रासायनिक गुणों की आवर्तिता का विस्तृत अध्ययन, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है केमिस्ट्री के टॉपिक है, तो इनको अपन डिटेल से वैसे बात नहीं करेंगे क्योंकि मैं स्पेशली एग्रीकल्चर पढ़ाता हूं तो मेरे को इतना नॉलेज नहीं है। फिर भी मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि हाँ ये टॉपिक्स आपके क्या है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो ये टॉपिक जो है आप साथ में स्क्रीनशॉट लेते जाएं और इनको आप एक साथ लिख लेना। लास्ट में PDF कहाँ मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। इसके बाद में देखो, रासायनिक बंधन वगैरह, ये जो टॉपिक्स है, ठीक है, ये आपके केमिस्ट्री के हैं। जैसे कि रासायनिक बंधन है, आणविक संरचना है, जो लुईस संरचना है, अस्टक के नियम, ये सारे के सारे टॉपिक आपको पढ़ते हुए चलना है भाई। इसके बाद में देखो, नेक्स्ट आपके टॉपिक आता है ये जो टॉपिक है 4th और 5th और 6th, ये तीनों टॉपिक, बंद लंबाई, बंद कोण और बंद ऊर्जा का सामान्य विस्तार, आवर्त सारणी वगैरह, ठीक है, और हाइड्रोजन बंद, ठीक है। तो ये सारे के सारे टॉपिक आपको यहाँ से पढ़ते हुए चलना है। ये फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट जो आपके यूनिट है उसमें दिया हुआ है। रेडॉक्स जो प्रतिक्रियाएं हैं, ठीक है, इसके अलग अलग ये टाइप है, ये सारे के सारे जो पॉइंट है इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर आपको पढ़ने हैं, कवर करने हैं। इसके बाद में आपको संतुलन वाला जो टॉपिक है, जिसमें रासायनिक संतुलन है, इसके कौन कौन से अलग अलग अवधारणाएं आपको पढ़ते हुए चलना है, नियमों को आपको पढ़ना है। इसके अलावा आयनिक संतुलन है, यानी कि आयनिक जो बैलेंस है, इसके अंदर जो जो थ्योरी आएगी वो सारी थ्योरियों को आपको क्लियर करते हुए चलना है। फिर यूनिट बी आती है और यूनिट बी के अंदर फिर वो रासायनिक गति की जो है, केमिकल्स जो काइनेटिक है उसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। केमिकल जो काइनेटिक है इसके अंदर ये सारे टॉपिक्स जो आपको दिए हुए छोटे छोटे, इनको आपको क्लियर करते हुए चलना है भाई, ठीक है। इसके बाद देखिए, अपन बात करें तो यहाँ पर अपने आएगा रासायनिक ऊष्मा प्रवैगिकी, ठीक है, यानी कि ये आपको पढ़ना है जो केमिकल थर्मो डायनेमिक्स होते हैं, ये जो
ये जो आपका टॉपिक है इसके अंदर ये छोटे छोटे से टॉपिक दिए हैं, इन सब टॉपिक्स को आपको क्लियर करना है। इसके बाद में देखिए अपन बात करें तो अम्ल एवं क्षार जो है, अब इसको किस प्रकार से पहचानेंगे, अलग अलग अवधारणाएं ये आपको पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद में पदार्थ की कोलाइडी अवस्था, जो पदार्थ है उसकी कोलाइडी अवस्था है, इसके अंदर छोटे छोटे से टॉपिक दिए, ये आपको पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद में आपको धातुएं दी हुई है, तो धातुओं को किस प्रकार से क्या प्रकृति है, क्या उनके अंदर कौन कौन से सिद्धांत हैं, ठीक है, और कौन कौन सी धातुएं, मेनली आपको जो तांबा है, चांदी है, एल्यूमिनियम है, लोहा है, इनको पढ़ते हुए चलना है। इसके अलावा एस ब्लॉक के जितने तत्व हैं वो आपके स्पेशली टॉपिक दिया, तो ये एस ब्लॉक के तत्व आपको पढ़ने हैं। इसके बाद में देखो डी ब्लॉक के तत्व हैं, इनके जितने भी पॉइंट्स दिए हुए हैं सबको क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। इसके बाद देखो जो सी अपने यूनिट आती है वो एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की आती है। इसको देखो, इसमें आपके जितने भी सोइल है, तो सोइल से रिलेटेड जैसे मृदा है, खनिज है, चट्टान है, और इसका अपक्षय वेदरिंग जो है, परिभाषाएं हैं, ठीक है, मृदा के क्या कार्य है और विशेषताएं हैं, मिट्टी एक प्राकृतिक निकाय है, तो किस प्रकार से सारे टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। मिट्टी पौधों की वृद्धि के लिए एक माध्यम है, ये आपको पढ़ना है। मिट्टी की संरचना आपको पढ़नी है, मिट्टी का प्रोफाइल, मृदा का जो प्रोफाइल है ये आपको पढ़ना है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये किसमें क्लियर करने हैं भाई, एग्री केमिस्ट्री के अंदर। इसके बाद में देखो मृदा कार्बनिक पदार्थ एवं मृदा सूक्ष्म जीव आपको पढ़ना है। अच्छे टॉपिक है, मृदा की क्या परिभाषा है, स्रोत है, संरचना है, अपघटन है, कार्बनिक पदार्थ है, इनके किस प्रकार से अपघटन को प्रभावित करने वाले जो कारक है, ह्यूमस है, परिभाषा ह्यूमस की, ठीक है, इसके क्या गुण है, क्या कंपोजिशन है, क्या गठन है। तो ये सारे के सारे जो टॉपिक है ये किस में क्लियर करने हैं भाई, ये आपको क्लियर करने हैं अपने सोइल केमिस्ट्री में। इसके बाद में देखो मृदा, इसी सोइल केमिस्ट्री में नेक्स्ट टॉपिक है मृदा कोलाइड के बारे में आपको जानकारी लेनी है, क्या परिभाषा है, किस प्रकार से इसके कौन कौन से प्रकार है, खनिज के बारे में आपको पढ़ना है। यहाँ पर यहीं पर आपको जो धनायन विनिमय क्रिया विधियां होती हैं उनके बारे में, इसके अलावा जो परिभाषाएं हैं इन सबको यहाँ पर क्लियर करते हुए चलना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए अपन बात करें तो मृदा की जितनी भी अभिक्रियाएं हैं, पीएच की बात कर लीजिए, यहाँ पर पीएच स्केल की बात कर लीजिए, सब आपको यहाँ पर पढ़ना है। तो किस प्रकार से क्या अम्लीय मृदाएं कौन सी होती है, क्षारीय मृदाएं क्या है, ठीक है, और लवणीय मृदाएं क्या है, इसका किस प्रकार से सुधार करेंगे, ये सभी पॉइंट्स अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के हैं, तो ये आपको पढ़ते हुए चलना है। इसके बाद में अपने नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो पौधे के जो आवश्यक पोषक तत्व हैं, ये आवश्यक पोषक तत्व, उनका वर्गीकरण, मिट्टी में पोषक तत्वों के स्रोत कौन कौन से, सारे के सारे जो टॉपिक है, यानी इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पोषक तत्वों के बारे में और उर्वरकों के बारे में जानकारी लेनी है। इसके बाद देखो कृषि रसायन का पर्यावरण प्रदूषण, ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एक टॉपिक है। इसके अंदर कौन कौन छोटे छोटे से बहुत सारे टॉपिक दिए हुए हैं, इनको आपको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट देखिए खाद्य रंग वगैरह, ये सब अपने किसमें से दिए हुए हैं, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री से दिए हुए हैं, ठीक है। तो खाद्य रंग वगैरह है, विटामिन है, प्रोटीन वगैरह है, ठीक है, और स्वास्थ्य के ऊपर इनका क्या प्रभाव है, इन सबको आपको पढ़ते हुए चलना है। नेक्स्ट आपके हैं, हाँ नेक्स्ट अपने जो टॉपिक आएगा वो है डेयरी रसायन। थोड़ा बहुत अपने ये जो एनिमल हस्बेंड्री का पार्ट है ये भी अपने एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के अंदर आ जाता है, तो ये भी आपको पढ़ते हुए चलना है, ठीक है। तो डेयरी है, तो डेयरी के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स वगैरह, इन सब प्रोडक्ट्स को आपको पढ़ना है, दूध दही वगैरह को, मक्खन घी क्रीम छेना जितने भी है इन सबको आपको पढ़ते हुए चलना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है यूनिट डी, और ये अपने जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, कार्बनिक जो रसायन है वहां से है, और 10 नंबर के अपने यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो ये जो ऑर्गेनिक रसायन है इसके छोटे छोटे से टॉपिक हैं, ये आपको क्लियर करने हैं। इसके बाद में देखिए कार्बनिक संयोजकता, संकरण, ये सब ऑर्गेनिक रसायन की टॉपिक है, तो ये आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके इनको लिख सकते हैं, और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी पूरी की पूरी, तो ये पीडीएफ से आप वहां से इस पूरे के पूरे सिलेबस को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये अपने केमिस्ट्री के और 2-3 टॉपिक बचे हैं। इसके अलावा देखो क्रियात्मक समूहों पर आधारित कार्बनिक रसायन है, ये सारे के सारे टॉपिक आपको क्लियर करते हुए चलना है भाई, ठीक है। हाइड्रोक्सिक यौगिक है, इनके बारे में और इनकी कंप्लीट जानकारी आपको लेनी है। और ये देखिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, इसी के कुछ टॉपिक आपको दिए हुए हैं, तो ये सब आपको क्लियर करते हुए चलना है। और ये लास्ट फाइनल पीपीटी है अपने इसकी केमिस्ट्री की, ठीक है। तो ये जो पीपीटी है ये आप लोग एएसपी कोचिंग जयपुर का, कोचिंग जयपुर, ठीक है, एएसपी कोचिंग जयपुर के टेलीग्राम जो चैनल है वहां से आप ये प्राप्त कर सकते हैं। इसको टेलीग्राम के ऊपर अपलोड कर दिया जाएगा और टेलीग्राम से आप इसको
आसानी से प्राप्त करके ये जितने भी टॉपिक है आपको सब्जेक्ट वाइज वो लिख लेना है। ठीक है, तो आप भी के लिए इतना है दोस्तों। आई होप ये सिलेबस आपके एग्जाम की तैयारी के लिए एक निश्चित तौर पर एक ब्रह्मास्त्र का कार्य करेगा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस में। धन्यवाद।